बेटा अब जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है ना, दिस इज नेस्टेड कंडीशन. नाउ व्हाट इज अ नेस्टेड कंडीशन? बेसिकली एनीथिंग इन प्रोग्रामिंग दैट टेंड्स टू से कि भाई एक चीज के अंदर ही एक और चीज है. अगर आपको प्रोग्रामिंग में ये बात कहनी है तो आप कहते हो कि भाई फला चीज नेस्टेड है. अब इसको दोबारा से रिवैम्प करते हैं इस डेफिनेशन को. देखो, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन का होना, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड कंडीशन या नेस्टेड स्टेटमेंट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट आ जाए तो दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड स्टेटमेंट. अब देखो होता ही है सीन, कभी कभी ना हमारे पास एक कंडीशन होती है लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक फर्दर कंडीशन होती है जो उसी के अंदर ही होती है. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं. अब हम लोग खरीदने जा रहे हैं भाई, कपड़े खरीदने जा रहे हैं. हमने कहा कि हमें शलवार कमीज खरीदना है. ये पहली कंडीशन है. सही है. अब इसकी नेस्टेड कंडीशन क्या है कि हमें शलवार कमीज खरीदना है ब्लैक कलर का. अब हम ये नहीं कह रहे कि या तो हमें शलवार कमीज खरीदना है या हमें ब्लैक कलर परचेज करना है. ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि शलवार कमीज खरीदना है और उसकी भी शर्त यह है कि ब्लैक कलर का खरीदना है. और उसमें भी अगर कोई और शर्त आप लगाना चाहें तो मजीद लगा सकते हैं. ये तो डिपेंड करता है कि एक ही चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कितनी फर्दर उसके अंदर कंडीशन हो सकती हैं. अब इस चीज को जो है ना, हम क्या करते हैं जब हम प्रोग्राम सूडो कोड के अंदर डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज अ नेस्टेड कंडीशन. ओके, ये कैसे काम करती है? अब आप देखें, यहाँ पे होता यह है, सिर्फ छोटी सी बात है जो हमें सीखनी है यहाँ पे, वो ये है कि बेटा जब हम इफ शुरू करते हैं ना और उसका एक देन का पार्ट होता है और उसके बाद हम लोग कोई ना कोई और स्टेटमेंट लेके आते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे देन के बाद हम नॉर्मली कोई आउटपुट का लेके आ रहे हैं, हम कोई फ्लैग यूज कर सकते हैं, हम कोई आप कह लें कि कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है ना, ये एक नॉर्मल रूटीन की डिस्कशन है हमारी इफ देन एल्स की ना. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ की कंडीशन आ रही है, देन वाला पार्ट आ रहा है और एक और इफ आ रहा है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब जो भी यहाँ कंडीशन है अभी छोड़ दो, उस पर डिस्कस करेंगे जब ये पूरी होगी. तो वो देन पे आने के बाद एक फर्दर डिस्कशन कंडीशन चेक करेगा. और जब कलेक्टिवली दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, कलेक्टिवली ट्रू होती हैं, तो जाके एक फर्दर देन वाला पार्ट है जो एग्जीक्यूट होता है, वो यहाँ पे है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दो नेस्टेड हो सकती है, नहीं भाई, तीन चार पांच छह जितनी नेस्टेड करना चाहो कर लो, उसकी तो कोई भी लिमिट नहीं है. लेकिन चलो एटलीस्ट मैं ओ लेवल्स में ये बात समझ सकता हूँ कि वी वुड बी हैविंग लाइक मैक्सिमम ऑफ टू कंडीशंस एज नेस्टेड. या बहुत ही कोई पहाड़ तोड़ लिया तो शायद थ्री कंडीशन हो पाए. वैसे तो नहीं हो पाएंगी, पॉसिबल ही नहीं, दो पे ही कोई मामला आपका सही हो जाएगा. अब देखें, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, इस टॉपिक को हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे, तो जस्ट बीइंग वेरी ऑन अ क्विक पेस. हमने प्रोग्राम बनाया, हमने कहा कि यार हमें ना गाड़ी परचेज करनी है और गाड़ी का कलर भी डिफाइन करना है. अब देखो ये ना दो कंडीशन है लेकिन नेस्टेड कंडीशन है क्योंकि एक ही कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है. अब हमने कहा कि भाई कार ब्रांड ये होना चाहिए और उस कार ब्रांड का जो भी हम गाड़ी ले रहे हैं तो उसका कलर ये होना चाहिए. मिसाल के तौर पे हमने बोला कि भाई हमें सिविक खरीदनी है लेकिन शर्त यह है कि सिविक का कलर ब्लैक है या वाइट है या कोई भी कलर है वो ये होना चाहिए. ठीक है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई या तो मैंने सिविक लेनी है या मैंने ब्लैक कलर खरीद लेना है. ये तो नहीं कह रहा ना, मतलब इन दो चीजों में तो कोई चॉइसेस नहीं है. बट द थिंग इज दैट कि व्हेन वन कंडीशन गेट्स फुलफिल्ड कि भाई हाँ सिविक मिल गई, ठीक है, लेकिन क्या वो ब्लैक कलर में है, नहीं है, तो फिर छोड़नी है. क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन यही रखी है कि ये कंडीशन पूरी होगी तो फिर एक और फर्दर कंडीशन है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड स्टेटमेंट. अब देखो हमने यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए और इन दो वेरिएबल्स को हम एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते थे बिकॉज बोथ ऑफ देम होल्ड्स द सेम डेटा टाइप, राइट? तो कार ब्रांड और कार कलर कॉन्सेप्ट समझ ही गए होगे तुम लोग. और एक गलती भी समझ लो यहाँ पे कि ये अंडरस्कोर यूज किया हुआ है ना यहाँ पे, ये नहीं होगा सूडो कोड में. सही है. जो वो क्लास चल रही थी ना, वो बच्चे पाइथन करके आए थे तो उनको पाइथन से रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला बना के दिखाया था, बट सूडो कोड के अंदर नहीं होता.
अब मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट किया, मैंने कहा भाई एंटर कार नेम, या कंपनी नेम कर देता हूँ या ब्रांड नेम कर देता हूँ, कार नेम तो नहीं है ये। तो उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया और कार ब्रांड नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ओके। उसके बाद मैंने यूजर को अगेन प्रॉम्प्ट किया, मैंने कहा भाई एंटर कार कलर, और इनपुट ले लिया मैंने कार कलर के अंदर, एक और वेरिएबल के अंदर मैंने कंडीशन स्टार्ट की, मैंने कहा इफ कार ब्रांड इज इक्वल्स टू होंडा, लेट्स सपोज। हाँ एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये डबल कोटेशंस में आएगा, ये भी डबल कोटेशंस में, ठीक है। ओके। अगर सिंगल अल्फा सिंगल लेटर होता है ना, तो फिर उसको हम एक ही उसमें एक कोटेशंस में ले सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं होगी अगर सिंगल होता है। अच्छा, अब सीन क्या है कि भाई हमने कार कलर ले लिया, और अब हमने कंडीशन बनाई कि इफ कार ब्रांड इज इक्वल्स टू होंडा, अगर कार का ब्रांड होंडा है लेट्स सपोज, सही है। और उसी के साथ साथ अगर, एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये वन नोट थोड़ा सा मसला कर रहा है। ये, हाँ, तो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड दे दें मुझे, पेज ही स्क्रॉल नहीं हो रहा। ओहो, क्या मसाइल है भाई। बेटा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक मिनट मुझे दें, मैं इसको जरा चेक कर लूँ ये क्या मसले कर रहा है। हाँ अब ठीक है। ऑलराइट। देखो, तो अब कंडीशन क्या है कि भाई इफ कार ब्रांड इज इक्वल टू होंडा, अब जैसे ही ये कंडीशन आएगी ना, तो इसके देन वाले पार्ट में एक और कंडीशन आ जाएगी, कार कलर इज इक्वल टू ब्लैक, क्या ऐसा है। तो वो चेक करेगा कि क्या कार ब्रांड के अंदर होंडा लिखा हुआ है और कार कलर के अंदर ब्लैक लिखा हुआ है, इफ बोथ ऑफ देम गेट्स ट्रू, दोनों की दोनों अगर ट्रू होती हैं, तो जाके वो हमारे देन वाले पार्ट पे आएगा, और फिर वो आके बोलेगा, आउटपुट में कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा देगा जो हम चाहें। हमने लिख दिया यहाँ पे गेट इट एसएप एज सून एज पॉसिबल, राइट। और एल्स आउटपुट क्या है, कम बैक, कि अगर ऐसा नहीं है तो वापस आ जाओ। अब देखो, जब नेस्टेड कंडीशन होती है ना, तो इस कंडीशन का भी ट्रू होना और इस कंडीशन का भी ट्रू होना जरूरी होता है इस वाले देन के एग्जीक्यूशन के लिए। अब मिसाल के तौर पे किसी यूजर ने कार ब्रांड में होंडा डाल दिया, इट्स ओके, ट्रू हो गया, लेकिन उसने कार कलर में ब्लैक नहीं डाला, तो कलेक्टिवली ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि नेस्टेड कंडीशन है, दिस हैज टू बी ट्रू। इसी तरह से अगर किसी ने ब्लैक कलर सही डाल दिया लेकिन कार ब्रांड सही नहीं डाला, तो कलेक्टिवली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इस तरह से ये बात समझो कि जो नेस्टेड कंडीशन होती है ना बेटा, वो क्या होती है, वो हमेशा दोनों ही पूरी होंगी, या जितनी भी नेस्टेड होंगी उतनी ही पूरी होंगी, तब जाके उसका एग्जीक्यूशन होगी उस स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखो एक और तरीके से मैंने समझाया है। अगेन, एक फूड की बात आ गई, दोबारा आप कहेंगे फिर से वही प्रोग्राम आ गया, बट दिस इज समथिंग न्यू। इसमें न्यू क्या है, न्यू ये है कि अब मान लो कि हमने सारे डिक्लेरेशन वगैरह प्रॉम्प्ट वगैरह यूजर से ले लिए हैं, ठीक है, वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे हम लोग। अब इफ वाले पार्ट पे आ जाओ, एक वेरिएबल है जिसका नाम है फूड, उसके अंदर हमने इनपुट लिया और कंडीशन लगाई कि अगर यूजर ने इक्वल्स किया है पिज्जा, कि अगर यूजर ने इनपुट किया फूड को पिज्जा, यानी एक वेरिएबल लिया होगा हमने फूड नाम का, उसमें यूजर से इनपुट लिया होगा प्रॉम्प्ट करके कि भाई एंटर व्हाट काइंड ऑफ फूड यू वांट, और यूजर ने अगर उसमें पिज्जा एंटर किया है, लेट्स सपोज इक्वल्स आ रहा है पिज्जा के, तो हम कहेंगे, जी जाइम कुछ कह रहे हैं आप। सर जी, ये क्या उसका नाम है, जैसे भी आपने शुरू में पहला वाला देन लगाया, तो देन जी, की उसके साथ एल्स नहीं लगाना, उसका एल्स। नहीं 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 नहीं, देन का एल्स जो मतलब है ना, जैसे उसके साथ हमने जब सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो हमने सेकंड स्टेटमेंट का एल्स लगाया ना, तो पहले का नहीं लगाना फिर। देखें, ये वाला कह रहे हैं ना आप, जो कम बैक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाली की बात जी। कर रहे हैं। हाँ, मतलब सर जी, ये देखें, ये जैसे अभी इफ मैं बिल्कुल कार इज समझ गया इक्वल टू आपकी बात क्या होंडा। है। हाँ, अच्छा। अब देखें 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 देखें,
जब ये चीज डायगनली आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रांजिशन हो रही है ना, वो इस कंडीशन से इस कंडीशन में हो रही है। मतलब क्या है कि वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो फिर इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। अगर ये दोनों ट्रू हो रही हैं तो फिर वो देन वाले पार्ट पे जा रहा है, और कलेक्टिवली अगर कोई भी उसमें से एक जा रही है ना गलत, तो फिर वो एल्स पे जा रहा है। अब ये एक फर्दर डिस्कशन है कि एल्स को यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई भी आपके प्रोग्राम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे एल्स लगाएं चाहे आप यहाँ पे एल्स लगाएं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, लेकिन हाँ एक इशू आएगा यहाँ पे। वो क्या आएगा? यहाँ पे एल्स क्यों लग रहा है? उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि भाई अगर तो मिसाल के तौर पे मैं इस वाले देन के नीचे एल्स लगा दूं ना, तो वो पहली कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स पे चला जाएगा। ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो दोनों कंडीशंस पहले चेक करनी है। अगर तो वो एल्स इस देन के नीचे आएगा, तो वो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो फिर इस फर्दर कंडीशन का क्या करेंगे जो नेस्टेड है? तो इस वजह से जब नेस्टेड को भी चेक कर लिया जाएगा, और फिर भी, अब देखो ना, अगर तो ये ट्रू हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि शायद ये फॉल्स हो जाए। और अगर वही फॉल्स हो रही है, तो फिर तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि जब तक वो नेस्टेड कंडीशन को चेक नहीं कर लेगा, तो एल्स वाला पार्ट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेस्टेड कंडीशन का एल्स होगा, वही एल्स होगा जो असल में प्रोग्राम को दोबारा से उस कंडीशन पे लेके जाएगा कि हाँ अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फिर ये होना चाहिए। दैट्स वाई हमने एल्स दूसरे वाले इसका। आई होप यू गेट द आंसर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम में कि जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि इफ फूड इज इक्वल्स टू पिज्जा, देन, और इसकी एक नेस्टेड कंडीशन बन गई इफ यहाँ पे। और अब इन कलेक्टिवली अगर ये दोनों ट्रू होते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लेवर भी और फूड भी, तो हमने कहा कि देन में आउटपुट करवा दिया कि गेट मी अ पिज्जा। ठीक है। अब अगर सोचो जरा कि एक बंदे को दूसरा ऑप्शन लेना है, मिसाल के तौर पे अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर पिज्जा है ना तो तो फजीता होना चाहिए। सही है, ये हमारी एक चॉइस है। अब हम कह रहे हैं कि यार नहीं, अगर बर्गर लेना है ना तो बीफ बर्गर होना चाहिए। ये दो चार अलग कंडीशंस नहीं है कि हमने पिज्जा लेना है या फजीता लेना है, या हमने बर्गर लेना है या बीफ लेना है ना। दो दो कलेक्टिव नेस्टेड कंडीशंस अलग अलग एक ही जगह पे चल रही हैं। यानी एक नेस्टेड कंडीशन चल रही है पिज्जा और फेजिटा की, एक चल रही है बर्गर और बीफ की। ये दो अलग अलग लेकिन नेस्टेड कंडीशन चल रही हैं। तो इनको कैसे लिखना है? जैसे ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने कहा था ना कि अगर जो नेक्स्ट इफ की आ रही है तो वो देन के नीचे इफ आएगा, एल्स इफ, एल्स इफ आएगा, और एल्स इफ में सेकंड कंडीशन आएगी, और वो इंडेंटेड भी होगी दो स्पेसेस के साथ। सिमिलरली यहाँ पे जब तुमने एक नेस्टेड कंडीशन बना दी और उसका एक देन पार्ट भी हो गया, तो फिर तुम एल्स इफ लगा लो अगली एक नई कंडीशन के लिए, और उसमें तुमने एक कंडीशन रखी कि अगर फूड इज इक्वल टू बर्गर है, देन अब इसकी एक नेस्टेड कंडीशन है ये कि इफ फ्लेवर इज इक्वल टू बीफ। और फिर इन दोनों को कलेक्टिवली अगर ट्रू किया जाएगा तो इसका देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये अलग नेस्टेड चल रही है ये वाली, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कौन सी भाई? ये दो अलग नेस्टेड चल रही हैं, ये वाली, और इसी के साथ साथ ये दो अलग नेस्टेड चल रही हैं। और उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर सारी ही फॉल्स हो जाएं, तो क्या करना कि भाई अगर ये भी नहीं हो पाया ये भी नहीं हो पाया, तो फिर क्या करना है? रिटर्न बैक करना है। और जितनी दफा, और हाँ एक चीज और एडिशनल बताना भूल गया, वो ये कि बेटा नेस्टेड कंडीशन के अंदर जो है ना, ये देखो ऊपर क्या सीन है। नेस्टेड कंडीशन में भी और एल्स इफ में भी ये बात याद रखना कि जितनी दफा तुम इफ खोलोगे उतनी दफा इफ को बंद भी करना होगा, दैट इज कंपल्सरी। तो इसी तरह हमने जितनी दफा इफ खोला, आप ऊपर चेक कर लो कितने इफ थे। एक था हमारे पास, दो थे, फिर तीन थे, फिर चार थे। तो इसी तरह इसके नीचे ये एंड इफ आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे ये एंड इफ हमारे पास आ गया, काम गया ये वाला, ये यहाँ पे एंड इफ। Excuse me, sir. और Sir, जी जी, जी जी बोले। I have a question. Sir, श्योर। ये जो एंड कंडीशन और जो नेस्टेड कंडीशन हैं, इनमें काफी कुछ जो है सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर हमें इनको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप कह रही डेफिनेशन हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से?
आप कह रही हैं कि मल्टीपल कंडीशंस वर्सेस नेस्टेड कंडीशंस, राइट? इन दोनों के जी डिफरेंस की बात कर रही है ना? नहीं, मल्टीपल नहीं, एंड कंडीशन जहाँ हम एंड और यूज करते हैं। अच्छा अच्छा एंड अच्छा, में ओके जब दो ओके ओके ओके। वेरिएबल्स को जो है मीट ठीक है करना ठीक है होता ठीक है। देखें, समटाइम इट हैपेंस कि ना, दो तीन बातें हो सकती हैं उसमें। उसमें एक तो ये हो सकता है, समटाइम वी हैव अ रेंज ऑफ वैल्यूज। जब रेंज ऑफ वैल्यूज हमारे पास होती हैं, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि एक ही लाइन के अंदर हम डिफरेंट रेंजेस को जज कर लें। दूसरा ये होता है समटाइम्स कि, अब जैसे मिसाल के तौर पे हम ये बात करें कि भाई एक स्ट्रिंग लाइन है, उसको जज करो कि वो लेंथ में 6 कैरेक्टर्स की है और उसका पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है ए से। अब ये अलग ना कंडीशंस नहीं है, ये एक ही चीज को दो तरह से जज किया जा रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू के यू हैव अ सिंगल कंडीशन, बट दैट सिंगल कंडीशन हैव टू अदर और थ्री अदर पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स। मिसाल के तौर पे हमने जैसे ऊपर यहाँ पे बात की थी, हमने कहा था अमाउंट है, लेकिन अमाउंट की एक रेंज है। अब रेंज के लिए हम डिफरेंट कंडीशन नहीं बनाते, हम कहते हैं कि रेंज को एक ही में डिफाइन करो। क्यों? अगर कोई ये सवाल करे कि क्या हम अलग से नहीं कर सकते, तो भाई कर सकते हो, बट दैट विल नॉट बी द प्रोफेशनल मेथड। बिकॉज अगर मैं सूडो कोड की बात कर लूं, तो एग्जामिनर आपको एग्जाम में इतनी स्पेस भी नहीं देगा लिखने की, और आपको जितना अपना प्रोग्राम प्रिसाइज करेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे, दैट विल मेक एन अदर इंप्रेशन फॉर यू। सेकेंडली, हमेशा जो अच्छा प्रोग्रामर माना जाता है बंदा, वो माना जाता है जो कम लाइंस ऑफ कोड्स को यूज करके डिजायरेबल आउटपुट लेके आ जाए। सो अल्टीमेटली हम बात करें तो भाई, जितने एफिशिएंट आपका कोड होगा बाय द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स और नेस्टेड कंडीशंस और समथिंग समथिंग, आप उतने प्रोफेशनल माने जाओगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ and or not operators are basically when you have a range of values or you have multiple parameters of a single condition, so you are going to use them. Otherwise you are going to use the nested conditions. I hope you get the answer. काइंडली बताइएगा कि आपको कोई बात सही लगी या कोई और सवाल भी है आपका। मैं क्लियर सर, क्लियर, डिफैक्टली। थैंक यू। अच्छा, अब आ जाओ भाई। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ना एक और बात होती है। अब एक और बात क्या होती है, हम हमारे पास एक और बात ये होती है कि समटाइम्स हमारे पास ना थ्री अदर ऑप्शंस होते हैं। नॉट लाइक के, आप कह लें कि ऐसा नहीं होता मिसाल के तौर पे कि भाई अगर ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये, बट दे आर सेपरेटली अदर थिंग्स। सेपरेटली, बिल्कुल ही सेपरेट है। कि मिसाल के तौर पे हम एक फोन परचेज करने जा रहे हैं, हम क्लोथ परचेज करने जा रहे हैं, हम बुक्स परचेज करने जा रहे हैं। नाउ टेल मी, क्या इन तीन चीजों में कोई भी चीज रिलेटेबल है? तो रिलेटेबल कोई नहीं है। फोन अलग है, क्लोथ्स बिल्कुल अलग हैं, बुक्स बिल्कुल अलग हैं। अब अगर मैंने एक ही प्रोग्राम में इस किस्म का कोई सिनेरियो लेके आना है कि जिसमें भाई तीनों चीजें, चारों चीजें, दोनों चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सब अलग 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 है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में। सो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज इट, कि मैं वहां पे क्या करूंगा कि ना, इफ लगाऊंगा, देन लगाऊंगा, लेकिन एल्स नहीं लगाऊंगा। मैं उस इफ को एंड इफ करूंगा और सेम वेरिएबल को यूज करते हुए अनदर इफ की वैल्यू, अनदर इफ की कंडीशन तो बना जी यहाँ दूंगा। से समझ नहीं लगी। जी, समझ नहीं लगी यहाँ से। ओके, मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक वेरिएबल के ऊपर कंडीशन बना रहे हैं, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो टोटली नॉट रिलेटेबल है विद ईच अदर। जैसे अभी मैंने मिसाल दिया आपको कि भाई अगर हमारे पास एक बजट है और हम तीन अलग चीजों की बात कर रहे हैं कि ईदर वी आर गोइंग टू परचेज अ फोन, क्लोथ्स और बुक्स, सो नथिंग इज कंपेरेबल, नथिंग इज रिलेटेबल इन बिटवीन देम, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि इस किस्म का, अब जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है ना कि एंटर अ चॉइस बिटवीन 1 2 एंड 3। नाउ
1 प्रेस करेगा यूजर तो एक बिल्कुल सेपरेटली कोई अलग चीज होगी, 2 प्रेस करेगा तो बिल्कुल ही कोई अलग चीज होगी, 3 प्रेस करेगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होनी है। अब जब मेरे पास उस सिनेरियो के अंदर कोई भी चीज रिलेटेबल ना हो, ऐसा सिनेरियो मेरे पास आ जाए जो कि बिल्कुल आसानी से आ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, तो वहां पे यू डोंट गो विद एल्स स्टेटमेंट, यू जस्ट एंड द स्टेटमेंट। कि भाई इफ खोला, चेक किया कंडीशन को, देन का पार्ट बनाया, कोई भी उसमें कैलकुलेशंस कोई चीज हो रही है होने दो, उसके बाद एंड इफ कर दो। हाँ, देखो, कभी कभी आप ये कह सकते हो कि सर इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अगर हम एल्स के पार्ट में भी जाते हैं तो हम एक सेपरेट कंडीशन बना सकते हैं, विच आई विल एग्री कि हाँ वो तो यही रहा है वहां पे भी। लेकिन असल में बात क्या है कि जब सिलेबस को आप देखोगे ना कैम्ब्रिज के, तो उसके लास्ट में जाना, बिल्कुल सिलेबस के मैं आपको शो करवा दूंगा क्लास के अंदर भी, कैम्ब्रिज ने ना इस तरीके को भी एंडोर्स किया है कि गो विद इट समटाइम्स इन सम सिनेरियोज, गो विद इट। ये आपको कब पता चलेगा, देखो ये आपको तब पता चलेगा जब यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मार्किंग स्कीम्स। जब आप बहुत सारे पास्ट पेपर्स के मार्किंग स्कीम्स को देखोगे ना, वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई कुछ सवालों में मार्किंग स्कीम के अंदर ही उन्होंने इस तरीके को एंडोर्स किया है कि गो विद इट समटाइम्स। ये एक अलग डिस्कशन है कि एल से हो सकता है नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, ठीक है मान लिया मैंने। बट अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, तो जस्ट जज द क्वेश्चन कि अगर तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई बहुत ही अनरिलेटेबल सा हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो अगर चॉइस 1 ली है ना उसने, तो उसको शो किया जाएगा हमने आउटपुट में गुड लक दे दिया। चॉइस 2 की है तो हैव अ गुड डे दे दिया, चॉइस 3 की है समथिंग इज हैपनिंग। और मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये तो चलो फिर भी तुम्हें रिलेटेबल चीजें शायद फील हो रही हो ना, हैव अ गुड डे, यू फेयर समथिंग समथिंग। अब चॉइसेस हैं कुछ और, जैसे अभी मैंने बात की थी, फोन है, कपड़े हैं, बुक्स हैं, टोटली अनरिलेटेबल। तो भाई मिसाल मैं कहूँ कि चॉइस 1 ली है तो यू आर गेटिंग अ फोन, चॉइस 2 लिए यू आर गेटिंग क्लोथ्स, चॉइस 3 लिए यू आर गेटिंग अ बुक्स, मिसाल के तौर पे। तो भाई ऐसे सिनेरियो को जज कर लेना और वहां पे ये वाला मेथड अप्लाई कर देना, ठीक है, अगर याद रहे तो। अब समझ लो कि इफ देन एल्स एंड इफ की मैंने तुम्हें कोई 4 चीजें बता दी हैं। सबसे पहले तो इफ देन एल्स, इफ देन एल्स वाला पार्ट करवाया सिंपल। फिर मैंने बताया कि भाई मल्टीपल कंडीशन होती हैं। फिर मैंने बताया कि मल्टीपल कंडीशंस के भी 2-3 तरीके होते हैं। फिर हमने बात की कि भाई हमने नेस्टेड कंडीशन को भी बात कर ली कि नेस्टेड कंडीशन क्या होती है। फिर हमने ये बात की कि देखो इसका कोई नाम नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। ये 4 तरीके इफ देन एल्स के मैंने तुम्हें डिस्कस करवा दिए हैं। तो भाई देखो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, असल में गोल है आप लोगों का कि उसको अटेम्प्ट करना है 15 मार्कर क्वेश्चन को। तो अभी से समझ लो कि ये जो टॉपिक्स है ना ये वाले, ये उसकी बेस बनाते हैं। यस, ये दीज टॉपिक्स क्रिएट द बेस। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी भाई, आप कुछ भी कर लो, आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते भाई। मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग भी है ना, वो भी बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो जिसकी नहीं है वो तो बिल्कुल ही गया काम से। बहरहाल, तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या तुम लोगों को ये वाली सारी बात समझ में आई है। इफ यू डोंट गेट एनीथिंग और यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क राइट नाउ ताकि हम अगले टॉपिक पे चलें। कोई सवाल किसी का? अच्छा, चलो अगर सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग एक नए स्टेटमेंट के ऊपर। देखो भाई, चलो तुम्हें टेक्स्ट बुक दिखा दूँ, दिखा देता हूँ। नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं दिखा रहा हूँ, खुद देख लेना। देखो, हमारे पास ना एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इफ एल्स, इफ देन एल्स एंड इफ, ये हो गया। एक होता है केस ऑफ स्टेटमेंट। अब मैं पहले इनके कीवर्ड्स मेंशन कर देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से नए कीवर्ड्स हमने यूज करना है। सबसे पहले हमने यूज करना है केस ऑफ। जैसे इफ यूज करते थे ना, वैसे केस ऑफ, केस ऑफ। और उसके बाद हम यूज करेंगे एक नया, इसके अंदर कीवर्ड आएगा, वो क्या होगा बेटा? वो होगा क्या हो गया ये भाई, वो होगा केस ऑफ अदरवाइज। जैसे एल्स होता था ना इफ के अंदर, इसके अंदर अदरवाइज होगा।
और लास्टली हमारे पास होगा एंड केस, जैसे हमारे पास एंड इफ होता है। अब एक सवाल उठेगा यहाँ पे कि भाई अगर इफ एल से इतना ही रिलेट कर रहा है तो ये क्यों यूज करना है हमने। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसके अंदर हम लोग कंडीशंस नहीं बनाते बल्कि केसेस बनाते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि इसमें हम लोग केसेस बनाते हैं। चलो यार, टेक्स्ट बुक पे ही लेके चलता हूँ। एक चीज वहां पे भी समझा दूंगा ताकि और समझ में आ सके। बताता हूँ क्या आपको। केस ऑफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। शेयरिंग ऑप्शन कहाँ चला गया हमारे पास से। हम्म, मेरा मेरा भाई, चलो 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 आगे चलते हैं। ये आ गया। देखो भाई, आई होप यू आर सीइंग। आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है या आपको नहीं दिखाई दे रही? कोई एक बच्चा बता दे। जी सर, आ रही है ना। ओके, अच्छा जी। देखो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ये वाली बातें कि भाई इफ देन एल्स एंड इफ की बातें हो रही थी सारी, वो हो गई हमारी। अब आते हैं केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ये हमारे पास दूसरा सिलेक्शन स्टेटमेंट है। पहली बात इसकी याद रखना कि दिस इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, और ये सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट भी कहलाता है। सिमिलर लाइक इफ देन एल्स एंड इफ, सही है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना केसेस बनते हैं ऑन अ वेरिएबल्स वैल्यू। जैसे हम लोग इफ देन एल्स को यूज करते थे ना, तो हम इफ के कंडीशन भी किसी वेरिएबल पे बनाते थे। सिमिलर लाइक जैसे हमने बनाई थी एज पे, अमाउंट पे, चीज़ों पे। अमाउंट वाज अ वेरिएबल, एज वाज अ वेरिएबल, राइट। तो याद रखो कि किसी वेरिएबल के अंदर यूजर से वैल्यू ली जा रही होगी और उसकी बेसिस पे हम लोग जैसे इफ एल्स पे कंडीशन बनाते थे, इसमें हम लोग केसेस बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है चॉइस, और उस पे हमने बनाना है केस। तो केस ऑफ लिखेंगे पहले, कैपिटल के अपर केस में लिखेंगे और नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट में लिखेंगे। ये वाले रूल्स इंटैक्ट रहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, हमने केसेस बनाने और उसको लिखने का तरीका क्या है। कुछ इस तरीके से कि आपने केस लिखा। केस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, केस ना कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि केस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम यूजर से जो वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो केसेस बन जाते हैं। भाई मिसाल के तौर पे, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूजर से कि वो 1 2 3 4 देगा, तो हमने जो यूजर से एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है ना, उसके केसेस बनाओगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है कि भाई एक्सपेक्टेड क्या है कि 1 2 3 4 आएगा, तो हमने 1 2 3 4 के केसेस बना दिए। अगर तुम्हें किसी तरफ किसी जगह जो है यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ABCD मिसाल के तौर पे, तो तुम केसेस बनाओगे ABCD का। कहीं तुम्हें कोई स्ट्रिंग वर्ड पूरा लेना पड़ेगा, अगर यूजर से इनपुट मिसाल के तौर पे व्हाट डे इज टुडे, और अगर उसने मंडे पूरा एंटर किया, तो मंडे एंटर यूजर की तरफ से हो रहा है, तो यू विल मेक अ केस ऑफ लाइक मंडे इज अ केस मिसाल के तौर पे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ना, केस ऑफ के अंदर क्या होता है, केसेस उस चीज पे डेवलप किए जाते हैं कि जो एक्सपेक्टेड यूजर का इनपुट आना होता है, दैट इज द केस। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आई नहीं आई मुझे नहीं पता, बट समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं आई तो सवाल पूछ लेना। देखो, इस सिनेरियो के अंदर ना अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि ये इन्होंने क्या किया है। और यही चीज़ मैंने यही चीज़, यही समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि मैंने ये दिखाना था कि टेक्स्ट बुक में हम लोग कहाँ पहुंचे में, वरना सेम 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 यही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इन डिटेल। अब देखो, हम लोग ना जो है एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं यूजिंग द केस ऑफ स्टेटमेंट। और याद रखना एक बात कि जो सवाल भी इफ देन एल्स एंड इफ से सॉल्व हो सकते हैं, वो सारे सवाल केस ऑफ से भी सॉल्व हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है कि दोनों के ऑल्टरनेटिव में हो सकता है, सर तो फिर केस ऑफ क्यों है। जी, बोले। इसमें ये जो भी आपने ये वाला करवाया था, बुक हम्म। बोला, उसमें फिर उन लोगों ने आउटपुट नहीं था दिया। तो किसमें? इसमें हम लोग आउटपुट नहीं देते, किसमें ये केस वाली स्टेटमेंट में। देते हैं ना। किसने कहा नहीं देते हैं? ये रहा आउटपुट, अभी बताता हूँ कैसे। अब देखो हम लोग ना
अभी ये प्रोग्राम समझाऊंगा तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई देखो हमने सबसे पहले क्या करना है। अच्छा, एक इससे पहले चीज़ भाई सुन लो तुम सारे लोग, वो ये कि क्लास खत्म होने में ना 3 मिनट बाकी हैं। सही है। तो ऐसा सीन है कि आज मेरे ख्याल से मिस इधर अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है कि वो क्लास बना के मुझे दे दें। और लाइट भी गई हुई है, लाइट 10:30 बजे मेरी आ जाएगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो सेकंड क्लास हमने अभी शुरू करनी है ना, वो हमने 10:30 के बाद शुरू करनी है, मीन्स 10:35 पे शुरू कर लेते हैं। तो तुम लोग जाना नहीं कहीं, कहने का मकसद ये कि जाना नहीं कहीं, ये पूरे प्रोग्राम को अभी हम समझेंगे डिटेल में और फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा अभी अभी। तो क्या होगा कि आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही है। तो केस ऑफ का स्टेटमेंट यहीं पे छोड़ते हैं इस प्रोग्राम को। 3 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट पता नहीं कितने रह गए। अभी आप लोग क्लास लीव कर दें और उसके बाद जो है अभी 10:35 तक आपको लिंक मिलेगी, आप फौरन से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग जल्दी आ जाएंगे टाइम पे। और ये आपने क्या पूछा हुआ है, सर वी कैन डू परसेंटेज एंड ग्रेड बाय केस ऑफ, यस वी वी कैन ट्राई। मैंने कभी किया नहीं है लेकिन करके देख लेते हैं। देख लेते हैं करके इसको, ठीक है। ओके, चलें। तो अभी आप लोग जा सकते हैं, 10:35 पे मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है भाई।